So dear students, in the earlier classes we have discussed about the basic features of Python, silent features of Python, who is invented the Python, why is Python used, what is Python, and some of the elements which are used in Python language such as variables, constants, data types, and different types of statements, etc. etc. And continuing this topic, now we are going to discuss some more important factors or the key factors which are used in Python language. And in order to do this, the next important key factor of Python is Python comments. देखिए पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं, हमने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. अब देखिए पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं. सो पाइथन कमेंट्स, पाइथन कमेंट्स. अब ये पाइथन कमेंट्स क्या हैं? Comments are basically the non-executable statements which are used for the documentation purpose in the program. Comments are the non-executable statements which are used for the documentation purpose. ठीक है, मतलब कमेंट्स क्या हैं? कमेंट्स की अगर हम बात करें तो कमेंट्स आर बेसिकली द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स. मतलब कमेंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको कि कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है. एग्जीक्यूट नहीं करता है का मतलब ये है कि वो उसको एज ए इंस्ट्रक्शन कंसिडर नहीं करता है. कमेंट्स को कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शंस की तरह से हैंडल नहीं करता है, उसको वो इग्नोर कर देता है. ठीक है ना. कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस एंड इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर. इसमें लिख देता हूं मैं, एंड इग्नोर्ड, ये एन है, इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर. अब सेकंड चीज़ आती है, जो दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने, वो ये है कि वाई कमेंट्स आर यूज्ड. कमेंट्स का हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्राम में? तो कमेंट्स का यूज़ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए करते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम लिखा तो हमने उसके पहले कमेंट डाल दिया कि दिस प्रोग्राम इज़ रिटन बाय मिस्टर XYZ हु इज़ द स्टूडेंट ऑफ VPS विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल. दिस प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड ऑन डेटेड सो एंड सो. या फिर हमने जो भी ऑपरेशन हम प्रोग्राम में करने जा रहे हैं हमने उसके बारे में छोटा सा लिख दिया कि जैसे कि मान लीजिए ABC डिक्लेयर किया तो हमने लिख दिया कि दीज आर द वेरिएबल्स. फिर जब हमने एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया या फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया या फिर कोई और प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमने लिख दिया कि एडिशन स्टार्ट्स हियर. मतलब ये कमेंट्स हैं. बेसिकली कमेंट्स आर द ऑप्शनल
ऑप्शनल होते हैं कमेंट्स, लिखिए या ना लिखिए उससे कोई प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देता है, उसको एज अ इंस्ट्रक्शन वो हैंडल नहीं करता है। ठीक है ना? तो कमेंट्स आर नॉट नेसेसरी बट दे शुड बी रिटन वेन एवर रिक्वायर्ड। कमेंट्स जो है वो प्रोग्राम का एक नेसेसरी पार्ट तो नहीं है, नॉट द मैंडेटरी पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, बट दे शुड बी यूज्ड। एक अच्छे प्रोग्रामर की ये स्किल होती है कि वो जहाँ पर ज़रूरत पड़े, जहाँ पर उसको समझ में आए, जहाँ पर वो ज़रूरी समझता है वहाँ पर उसको कमेंट्स ऐड करने चाहिए। समझ में आई ना बात? तो ये कमेंट्स हैं। अब कमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कमेंट्स, ये दो तरह के कमेंट्स होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट और सेकंड है मल्टी लाइन कमेंट्स। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कितनी जल्दी सर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें, कितनी जल्दी सर प्रोग्राम बताना शुरू कर दें। तो आपका इंतज़ार बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत जल्दी ही हम आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको तो आपको जानना ज़रूरी है जो प्रोग्राम में यूज़ होने वाली हैं। तो थोड़ा और पेशेंस रखिए। तो कमेंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स आर फॉलोड बाय द हैश साइन। जैसे कि ये हैश है तो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अब यहाँ पे दिस इज सिंगल लाइन कमेंट मैंने लिखा है, आप चाहें तो यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपने ये लिखना स्टार्ट किया, जैसे ये लिखा आपने कि जैसे मान लीजिए लिखा आपने कि दिस प्रोग्राम will calculate the area of a circle। ठीक है ना? तो ये यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी है। यूज़र के लिए तो इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यूज़र को तो सिर्फ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, वो वैल्यू देगा, वैल्यू देने के बाद में रिज़ल्ट ले लेगा। लेकिन प्रोग्रामर जो है, भाई प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आप प्रोग्रामर हुए ना, तो प्रोग्रामर के लिए कमेंट ज़रूरी हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हम कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको लिख लिया। ठीक है ना? या इस तरह से करके कोई भी सिंगल लाइन कमेंट हम लोग दे सकते हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट जो होते हैं वो ट्रिपल कोट्स में दिए जाते हैं। जैसे कि ये दोनों एग्जाम्पल जो थे वो सिंगल लाइन कमेंट के थे। ठीक है? अब मल्टी लाइन कमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, यहीं पे मैं दे रहा हूँ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ से 1 2 3 ट्रिपल कोट यहाँ पे लगा दिया और इसके बाद में आपने लिख दिया कि दिस प्रोग्राम, जो भी कमेंट आपने लिख, दिस प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट ऑफ द विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल एंड द क्रिएशन, द डेट ऑफ क्रिएशन इज़ सो एंड सो। दिस प्रोग्राम विल डिमॉन्स्ट्रेट द सच एंड सच ऑपरेशन। इस तरह से करके आपने मल्टी लाइन कमेंट्स लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद में जहाँ पर कमेंट क्लोज हो रहा है वहाँ पे फिर से ये 3 ट्रिपल कोट आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप ये जो एग्जाम्पल है वो मल्टी लाइन कमेंट्स का एग्जाम्पल है। ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है? ये मल्टी लाइन कमेंट का एग्जाम्पल है और ये सिंगल लाइन कमेंट का एग्जाम्पल है। इस तरह से तो कमेंट समझ में आ गई बात
Comments are basically the non-executable statements which are used for the documentation purpose in the program and ignored by the interpreter or compiler. मतलब language translator can is not treated as comment as an instruction. मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो कमेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन की तरह से ट्रीट नहीं करता है, वो उसको इग्नोर कर देता है. ठीक है ना. तो ये हैं कमेंट्स. अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट है, अब इसको मिटा के बताता हूँ. अब देखिए कि वेरिएबल डिक्लेरेशन तो मैंने बता ही दिया था आपको किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन फिर भी बता देंगे. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कि लॉजिक्स इन पाइथन. लॉजिक्स इन पाइथन में देखिए बेसिकली 3 तरह के लॉजिक्स होते हैं. एक होता है सीक्वेंशियल लॉजिक, सीक्वेंशियल लॉजिक. सेकंड सिलेक्शन लॉजिक. और थर्ड है रिपीटेशन लॉजिक. देखिए सबसे पहले सीक्वेंशियल लॉजिक जो होता है, इसमें प्रोग्राम एक सीक्वेंस में चलता है. सिंपली इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वो सिंपल होता है एकदम. जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपने एक सीक्वेंस में चलता है कि आपने डेटा डिक्लेयर किया, उसके बाद में आपने इनपुट यूज़ किया, फिर फार्मूला प्रोसेस हुआ और फाइनली आपने आउटपुट ले लिया. सिलेक्शन लॉजिक तब यूज़ होता है जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग करनी होती है, जहाँ पर हमको कंपैरिजन करना होता है. सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना होता है ना. तो सिलेक्शन लॉजिक वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमको कंपैरिजन करना होता है या डिसीज़न मेकिंग करनी होती है. और मैंने बताया था जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ़ वगैरह के जो स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं वहाँ पे सिलेक्शन लॉजिक यूज़ होगा. और रेपिटेशन लॉजिक वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमको कोई रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करना होता है. ठीक है ना. वहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं. तो यहाँ पर सिंपली नॉर्मल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है, यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है, और यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ होता है. मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं. तो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और रेपिटेशन लॉजिक में लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज होते हैं. लूपिंग स्टेटमेंट्स. अब असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में पता है आपको, मैंने बता दिया है, आप लोगों ने देखा भी है उसको, बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं 11th वाले, बहुत बढ़िया. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. एंड बहुत बढ़िया, मतलब 100 व्यूज़ इस तरह से करके 60, 70, 80, 100 व्यूज़ तक मिल रहे हैं. इसका मतलब कि सारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, सारे लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं. वेरी नाइस. सीक्वेंशियल लॉजिक में नॉर्मली असाइनमेंट स्टेटमेंट्स यूज़ होता है, सिलेक्शन लॉजिक में कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं, और रेपिटेशन लॉजिक में लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं. तो अब हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे या उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे. ठीक है ना. तो अब देखिए नेक्स्ट आता है कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन एडिटर. प्रोसेस ऑफ
राइटिंग प्रोग्राम इन एडिटर, मतलब एडिटर में आप किस तरह से प्रोग्राम राइट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर क्या है कि कमेंट्स, इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो सबसे पहले कमेंट लिखिए। स्टेप नंबर 2 पर डेटा डिक्लेरेशन, डेटा डिक्लेरेशन, ठीक है, डायनामिक या फिर स्टैटिक, स्टैटिक या फिर डायनेमिक डिक्लेरेशन, जो भी है। फिर स्टेप नंबर 3 पर इनपुट स्टेटमेंट, इफ नेसेसरी। अगर आप स्टैटिक डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो इनपुट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायनेमिक डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो फिर इनपुट स्टेटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि स्टैटिक डिक्लेरेशन में वैल्यू को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि डायनेमिक डिक्लेरेशन में वैल्यू को रन टाइम पर डिक्लेयर किया जाता है, वैल्यू को रन टाइम पर कीबोर्ड के थ्रू सप्लाई किया जाता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर ये सिक्वेंशियल लॉजिक का हम प्रोसेस बता रहे हैं। इसके बाद में स्टेप नंबर 4 पे, इधर थोड़ा ध्यान देना, हाँ बड़ी आँख। स्टेप नंबर 4 पे हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला प्रोसेस करते हैं। फॉर्मूला प्रोसेस, अब ये फार्मूला अगर यूज़ हो रहा है प्रोग्राम में तो फार्मूला यूज़ प्रोसेस होगा, नहीं हो रहा है फार्मूला तो नहीं प्रोसेस होगा। ठीक है ना, फार्मूला प्रोसेस। और फिर स्टेप नंबर 5 पर हम क्या करते हैं कि आउटपुट प्रिंटिंग करते हैं। आउटपुट प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है ना। बस, तो अभी क्या है कि जैसे कि सबसे पहले कमेंट्स तो आपको बता ही दिया मैंने कि आप सिंगल लाइन कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का आपको प्रोसीजर पता है, दोनों की सिंटैक्स पता है। इसके बाद में डेटा डिक्लेरेशन, आप जैसे भी डेटा डिक्लेयर करना चाहें आप डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनपुट स्टेटमेंट, मैंने बताया था इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट किस तरह से पाइथन में यूज़ होता है। डेटा डिक्लेरेशन में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है a=10, आप a=10 लिख दीजिए। नेक्स्ट लाइन पे जैसे मान लीजिए b=20, आप b=20 लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों लाइन की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि a,b=10 और 20। एक ही लाइन में अगर डिक्लेयर करना है कांस्टेंट डिक्लेरेशन तो इस तरह से आप कर सकते हैं डिक्लेयर। इनपुट स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया था, इनपुट फंक्शन होता है उसको हम लोग कॉल करते हैं। तो अब ये है आपका पाइथन एडिटर में प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे सिक्वेंशियल लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब क्या है कि सबसे पहले अब प्रोग्राम जब भी आपको करना होगा तो इसको मिटा करके बताता हूँ मैं। अब देखिए, किसी भी लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी सीखने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप आपको धीमे धीमे आने लगेगा।
तो प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको उसके अंदर पहले आपके सिस्टम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल होने का मतलब ये होता है कि उस लैंग्वेज का इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो अब पाइथन के बहुत सारे वर्ज़न हैं, 2+ वर्ज़न है, फिर आजकल 3+ वर्ज़न चल रहा है, 3.7 3.8 चल रहा है। तो आप कोई भी पाइथन का वर्ज़न 3+ वर्ज़न ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप पाइथन को एनाकोंडा नेविगेटर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और मैन्युअली भी अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिस्टम पे पाइथन होना चाहिए। तो सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है आपको, नेट से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इंस्टॉल द पाइथन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल द पाइथन एंड देन आफ्टर आपको सबसे पहले देखिए पाइथन में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि फ़ाइल पे भी आप काम कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप कंसोल, पाइथन कंसोल का मतलब होता है टर्मिनल विंडो जिसके ऊपर आउटपुट आता है। तो पाइथन एक तरह की डायनामिक लैंग्वेज है, तो इसमें दोनों तरह से आप वर्क कर सकते हैं। अगर फाइल पे आपको वर्क करना है तो सबसे पहले आपको फाइल मेनू में जा कर के सबसे पहले न्यू बटन पे क्लिक करेंगे आप। तो न्यू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो एक अनटाइटल्ड फाइल आपके पास में ओपन होकर के आ जाएगी। ये अनटाइटल्ड 1 के नाम से एक फ़ाइल ओपन होकर के आएगी, दैट इज़ कॉल्ड एडिटर। इसको हम लोग एडिटर बोलते हैं, और इसके ऊपर आपको अपना प्रोग्राम इस तरह से टाइप करना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि छोटा अगर प्रोग्राम आपको डायनामिकली अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे एक पाइथन कंसोल होता है, कंसोल विंडो, उसको हम लोग टर्मिनल विंडो भी बोलते हैं। उसके अंदर ये इस तरह से 1 2 3 ग्रेटर देन का साइन मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉम्प्ट। इसको हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट, PROMPT। तो आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पे भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि A = 10, फिर एंटर किया, फिर यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट मिला, फिर लिखा B = 20, फिर एंटर किया, फिर आपने लिखा यहाँ पे कि प्रिंट A, फिर से एंटर किया तो यहाँ पे लिख के आएगा 10। समझ में आई बात? फिर से आपने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया, फिर से ये प्रॉम्प्ट मिला, आपने यहाँ से लिखा प्रिंट B, एंटर की प्रेस किया, यहाँ पे लिख के आया 20, ठीक है ना। फिर से आपने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट A+B, यहाँ पे लिख के आया 30। ये एंटर की जैसे ही प्रेस करके लिखेंगे यहाँ पे लिख के आएगा 30। फिर आपने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट A-B, जैसे एंटर की प्रेस किया यहाँ पे लिख के आया -10। फिर आपने लिखा प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इतना, तो एज अ मैसेज प्रिंट करा दिया, और उसके बाद में आपने लिख दिया A*B। जैसे ही आपने एंटर किया लिख करके आया कितना 200। समझ में आ रही है बात? तो एक तो ये कंसोल विंडो है, ये कंसोल है पाइथन कंसोल, और ये आपका एडिटर विंडो है। ये आप एक अलग से फाइल ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद में आपने प्रोग्राम टाइप किया पूरा, और प्रोग्राम टाइप करने के बाद में फिर से आप क्या करेंगे कि फाइल मेनू में जा करके, आ रहा है ना, फाइल मेनू में जा करके आपने सेव बटन पे क्लिक किया, और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में आपने एंटर की प्रेस जब करेंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स आपके पास में ओपन होगा।
ये सब आता है आपको कैसे सेव करते हैं। यहाँ पे आपको नाम देना होगा फाइल का। जैसे मान लीजिए आपने नाम दिया ABC, ठीक है, और जैसे ही आपने सेव बटन पे क्लिक किया अपने आप आपकी फाइल बन के तैयार हो जाएगी abc.py के नाम से। ये आपको नहीं टाइप करना है, ये अपने आप एक्सटेंशन ले लेगा। पाइथन जो है वो .py का एक्सटेंशन लेता है। कोई भी पाइथन की प्रोग्राम फाइल होगी तो वो .py के एक्सटेंशन के साथ ही सेव होती है, तो ये ऑटोमेटिक ये एक्सटेंशन ले लेगा। वो आपको ये सिर्फ ABC आपको केवल लिखना है, बाकी .py ऑटोमेटिक वो पाइथन एक्सटेंशन ले लेगा। क्योंकि आगे हम लोग .py के नाम से भी सेव करेंगे, लेकिन बहुत आगे है ना, लेकिन उसका फिर दूसरा मतलब रहता है, फिर वो एक मॉड्यूल हो जाता है, फिर वो फाइल नहीं रह जाती है, एक नॉर्मल प्रोग्राम फाइल नहीं रह जाती है, फिर वो एक मॉड्यूल हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, बाद में फर्दर डिस्कशन में बात होगी जब उसका चैप्टर आएगा। तो इस तरह से आपने सबसे पहले फाइल को सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद में ये Ctrl+S से भी कर सकते हैं आप, जैसा कि आपको पता है सेव कमांड के लिए Ctrl+S बटन होता है। और फिर आपको इस मॉड्यूल को रन कराना होगा, इस फाइल को रन कराना होगा। तो रन कराने के लिए आप क्या करेंगे, रन कराने के लिए आपको F5 बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही F5 बटन प्रेस करेंगे ये कंसोल विंडो आ जाएगी आपकी, और इस कंसोल विंडो पर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम इसको अपने सिस्टम पर रन करा करके दिखा देंगे, लेकिन आप लोग एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके पाइथन आप लोग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद जब फिर आप रन कराएंगे प्रोग्राम को तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और उसको करके दिखाते हैं। अब चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने स्विच ओवर करते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिखा कि 1 है कि राइट अ प्रोग्राम in Python to print the addition of two numbers by using the constant declaration। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए इसी में हमने दे दिया कि राइट अ प्रोग्राम सेम है by using the यूज़र इनपुट, या फिर हमने लिख दिया कि डायनेमिक डिक्लेरेशन। ठीक है, डायनेमिक डिक्लेरेशन। तो अब जैसे कि इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले कमेंट अगर ज़रूरी है तो कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने कमेंट लिखा कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये कमेंट लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा डिक्लेरेशन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन जो मैंने अभी बताया कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी एडिटर, उसके अकॉर्डिंग अब इसके बाद में हम डेटा डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा कि a इज़ इक्वल टू 12 और b इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, इसकी जगह पर आप a, b इज़ इक्वल टू 12, 15 भी लिख सकते हैं अगर एक लाइन में डिक्लेयर करना चाहें तो। फिर हमने क्या किया कि c इज़ इक्वल टू a प्लस b कर दिया, और फिर यहाँ से मैंने लिखा कि प्रिंट द एडिशन c।
ठीक, बस हो गया। अब क्या करेंगे कि आपको प्रोग्राम को सेव करना है, तो अब सेव कर लेंगे प्रोग्राम। सेव कर लीजिए प्रोग्राम। सेव कराने के बाद क्या करेंगे, रन कराएंगे। रन कर कैसे कराएंगे, F5 के थ्रू रन करा लेंगे, या फिर मेनू में जा करके भी रन करा सकते हैं। रन ऑप्शन यूज़ करके आप रन करा सकते हैं। जैसे ही आप F5 एंटर करेंगे, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा रिजल्ट, जो आएगा आउटपुट, जो भी आउटपुट है, आउटपुट आ जाएगा कि द एडिशन इज एडिशन, और ये कोलोन, यहाँ तक तो एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। C की वैल्यू क्या आएगी, 27। ये आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो ये तो हुआ कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम बाय यूजिंग द कांस्टेंट डिक्लेरेशन। कांस्टेंट डिक्लेरेशन का मतलब यहाँ पर A और B की वैल्यू आपने एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को डायनेमिक डिक्लेरेशन के थ्रू करते हैं। इसको पहले रब करेंगे, फिर उसके बाद में करेंगे। अब देखिए, इसी सेकंड प्रोग्राम जो था उसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन नंबर 2। इसमें भी हमने कमेंट दे दिया, एडिशन by using the user input। ठीक है, ये कमेंट दे दिया। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ किया गया। इसके बाद में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि एक मैसेज दे दिया यूज़र के लिए कि प्रिंट प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा, मान लीजिए पहला नंबर A है, A इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ये लिख दिया। अब यहाँ ध्यान देना है कि देखिए, इनपुट एक फंक्शन था, इसको हमने कॉल किया है, और फंक्शन की ये आइडेंटिफिकेशन होती है, फंक्शन की ये पहचान होती है कि उसके साथ में एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस जरूर जुड़ा होता है, वेदर इट इज़ एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। एम्प्टी तब होगा जब फंक्शन अपने अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगा, और नॉन एम्प्टी तब होगा जब फंक्शन अपने अंदर आर्गुमेंट कंटेन करेगा। अब फंक्शन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो फंक्शन का आर्गुमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये इनपुट एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, प्री डिज़ाइंड फंक्शन है, लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिज़ाइन किया गया है, जो कि यूज़र के थ्रू वैल्यू को इनपुट कराने के लिए यूज़ किया जाता है, और एट द टाइम वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड वी कैन कॉल इट। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी हम लोग कॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। इसके बाद में फिर यहाँ से हमने लिखा कि प्रिंट नाउ प्लीज एंटर द सेकंड नंबर। और फिर यहाँ से लिखा b इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ये लिख दिया। अब ये एक लाइन में भी आप लिख सकते थे, जैसे कि ये दोनों स्टेटमेंट की जगह पर आप एक सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते थे कि प्रिंट, इस तरह नहीं, आप यहाँ लिख सकते थे a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट। अब यहाँ मैसेज दे दीजिए कि प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर, ये इस तरह से। और इन दोनों लाइनों की जगह पर, ये दोनों जो लाइन है इनकी जगह पे आप लिख सकते थे
कि b इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर द सेकेंड नंबर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप इसको 2 लाइन में लिखना चाहें या फिर आप इसको 1 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखेंगे या तो ये 2 लाइन लिखेंगे और या फिर ये एक सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे। मतलब ये नहीं कि चारों लिख दीजिए, जैसे कि है, ये समझाने के लिए बताया है। या तो आप ये 2 लाइन के थ्रू आप इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एक सिंगल लाइन के थ्रू आप इस इनपुट करा लेंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में फिर क्या करेंगे हमने यहाँ पे लिखा है एक और वेरिएबल c इज इक्वल टू a प्लस बी लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि आप इंटीजर, हमने, मेरी मर्जी थी, हमने a और b की वैल्यू इंटीजर लिया है। आपकी मर्जी है कि अगर आप a और b की वैल्यू फ्लॉट लेना चाहें तो यहाँ पे फ्लॉट लिख देंगे आप, ठीक है ना। तो इंटीजर एक कीवर्ड है, इनपुट भी एक तरह का कीवर्ड है, जबकि ये जो है ये एक मैसेज है जो यूज़र के थ्रू डिफाइन किया जा रहा है, यूज़र के थ्रू किया जा रहा है। तो अब यहाँ से c इज इक्वल टू a प्लस बी लिख दिया। अब चाहें तो आप नंबर 1 को भी प्रिंट करा लें, नंबर 2 को भी प्रिंट करा लें और साथ में एडिशन को भी प्रिंट करा लें। तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट फर्स्ट नंबर कॉमा, और a था ना फर्स्ट नंबर, तो a प्रिंट करा दिया। इसी तरह से हमने लिखा कि प्रिंट सेकंड नंबर b को प्रिंट करा दिया, और फिर एडिशन को प्रिंट करा देते हैं c को। तो फिर यहाँ से लिखा हमने प्रिंट सम c, ठीक। अब इसके बाद में आप फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में रन कराएंगे। रन जैसे ही कराएंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले ये इनपुट स्टेटमेंट यूज़ होगा। तो यहाँ से लिख कर क्या आएगा कि प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे आपने दे दिया 12। जैसे ही आप एंटर करेंगे लिख कर क्या आएगा, नाउ प्लीज़ एंटर द सेकंड नंबर। यहाँ पे दे दिया आपने 15। फिर से एंटर की प्रेस किया। तो अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट लिख कर क्या आएगा, ये वाला स्टेटमेंट कि फर्स्ट नंबर कोलोन 12, सेकंड नंबर 15, और फिर ये स्टेटमेंट आएगा कि सम 27, ठीक है ना। तो ये आउटपुट आपका प्रोग्राम का आएगा। समझ में आई ना बात। अब इसके बाद में फिर ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी कि सारे स्टेटमेंट्स नहीं यूज़ करने, बस 2 ही स्टेटमेंट, चाहे ये दोनों यूज़ कर लिए चाहे एक सिंगल स्टेटमेंट यूज़ कर लिए इसकी जगह पर जो है, ठीक है। अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको खुद को करना है कि इसको मिटा करके मैं लिख देता हूँ। अब एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 integers and print the sum of them। और दूसरा क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers and print the addition, subtraction
subtraction, multiplication, and division of them। तो अब ये 2 प्रोग्राम आपको करना है और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड कंटिन्यू द सेम वे ऑफ स्टडी। थैंक यू सो मच।